अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जो टैक्सेस बढ़ाने में तो बहुत मुतहरिक है, लेकिन करप्शन रोकना उसके लिए इंतहाई मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, जिसने आवाम पर टैक्सेस की भरमार कर रखी है। जनरल सेल्स टैक्स, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, बिजली और गैस के बिल्स के साथ साथ अब प्रॉपर्टीज़ पर भी भारी टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। मुल्क के 45 शहर ऐसे हैं नाज़रीन जिनमें गैर मनकूला जायदादों की कीमतों में 80% तक इजाफा कर दिया गया है। जिन शहरों में जायदाद की कीमतों में नज़रसानी की गई है, FBR ने वहाँ भी मकाम के लिहाज से फ़ी मरला शरह के हिसाब से टैक्स आयद किए हैं। सवाल यह है कि आवाम को सहूलियात तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन ये टैक्सेस का जो बोझ है ये बढ़ता चला जा रहा है। इससे कारोबारी तबका ख़ास तौर पर किस तरह से मुतासर हो रहा होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, काशिफ रफ़ीक साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार शराज हसनात साहब, सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह खान साहब, और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद नौशाद अली साहब वीडियो लिंक पर। लेकिन जब हम बिजनेसमैन तबके की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने राबिता किया है सरदार यासिर इलियास साहब से, जो कि सदर हैं इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन के और साबिक सदर भी रहे हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। अच्छा सरदार साहब, ये जो फैसला किया गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं FBR की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, इसके इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? पहले तो ये फरमा दीजिएगा सर। देखिए, पिछले 1 से 1.5 साल हम पूरी इवैल्यूएट कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट को, तो एक कंप्लीट स्लम्प आया हुआ है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसके बावजूद ये देखते हुए भी उन्होंने मजीद बर्डन डाल दिया है टैक्स पेयर के ऊपर, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा पाकिस्तान की मार्केट का, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमारी GDP में, और सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की मेन वजह ये एक इंडस्ट्री है। क्योंकि आपको पता है कि रियल एस्टेट के साथ ऑलमोस्ट 60 से 70 एलाइड सेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंट्रीब्यूशन नहीं देखनी चाहिए, हमें कलेक्टिव भी देखनी चाहिए कि सारे सेक्टर्स, एलाइड सेक्टर्स मिलकर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो यू लुकिंग एट वेल ओवर 20% इन द GDP। एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो कलेक्टिव जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है 70 मिलियन की, उसमें अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखा जाए तो 8% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एलाइड सेक्टर्स मिला के अगेन 20% 30% प्लस कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से। अब पिछले 1-1.5 साल में हुआ क्या, जब आपने इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए और फिर कल ऑल ऑफ द सडन बगैर किसी मशावरत के, बगैर किसी प्लानिंग के हमारे साथ आपने कहा कि वैल्यूएशन को 80% इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हाइपोथेटिकली आप देखें कि आपने अखबार में पढ़ लिया कि 5 लाख डिमांड है प्रॉपर्टी की, तो आप कहते हैं नहीं, जो ये लोग कह रहे हैं ऑनलाइन गलत कह रहे हैं, ये लोग जो बयान कर रहे हैं रियल एस्टेट वाले गलत कर रहे हैं, हम अखबार की या ऑनलाइन प्राइसेस पे जाके वाकई 7-8 लाख चार्ज करने चाहिए। तो मेरी डील अगर से 8 लाख में नहीं होती, मैं वाकई प्रॉपर्टी 5 लाख पे बेच रहा हूँ, आप मुझे 8 लाख पे टैक्स चार्ज कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? दिस इज वन एस्पेक्ट। डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा इसकी? पिछले 1 से 1.5 साल में RDA, CDA, KDA, LDA के आप ट्रांसफर रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे कि आपके ट्रांसफर्स ना होने के बराबर है, प्रॉपर्टीज ट्रेड नहीं हो रही क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ रुकी है। बिकॉज मजीद टैक्सेस, आपने कैपिटल गेन टैक्स को भी 15% इंक्रीज कर दिया, आपने FED भी लगा दी, और एक ट्रस्ट डेफिसिट है क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ चुकी है पाकिस्तान में। पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन $11 बिलियन दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में जा चुके हैं। आप अगर अपना टैक्स स्लैब कंपेयर कर लें दुबई से, आप कंपेयर कर लें सिंगापुर से, मलेशिया से, हांगकांग से, तो हमारी टैक्सेस उनसे ज्यादा हैं। तो वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो वैसे भी है, लेकिन जब आपके पास प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे ज्यादा है और टैक्सेस कम है, तो नेचुरली फ्लाइट ऑफ कैपिटल होना ही है। आप अगर पूरे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन देखें तो तकरीबन $38 बिलियन है। अब इमेजिन करें कि 11 बिलियन पाकिस्तान से बाहर जा चुका है, अनऑफिशियली गया, व्हिच इज नियरली 30% द साइज ऑफ योर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। तो इसकी इम्प्लीकेशन कितनी होगी, कितनी नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगी पाकिस्तान के अंदर, कि ये पैसा पाकिस्तान में लग सकता था, मजीद रोजगार क्रिएट हो सकता था। आज भी 4.5 मिलियन के करीब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब मेरा सवाल वापस FBR से ये है कि आपका जो टोटल बजट था इस साल का 18 ट्रिलियन 19 ट्रिलियन का, उसमें से 51% नियरली 8 to 9 ट्रिलियन तो आपकी डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। आपने अपने SOEs को प्राइवेटाइज नहीं किया, अपने एक्सपेंसेस, अपने इनको इदारों को लिक्विडेट नहीं किया, तो वो आप बर्डन हम पे क्यों पास ऑन कर रहे हैं? आप टैक्स नेट क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को क्यों नहीं छोड़ रहे? ये सारे सवालात जो अभी यहाँ आप उठा रहे हैं सरदार साहब, ये कहीं ना कहीं आपने हुकूमत के सामने भी रखे होंगे, कहीं ना कहीं आपकी जब मीटिंग्स हो रही होंगी आपने FBR के सामने भी रखे होंगे। क्या जवाब आपको दिया जाता है, क्योंकि आप सदर भी हैं इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन के? डेवलपर्स को क्या मुश्किलात हैं, बिजनेसमैन तबके को क्या मुश्किलात हैं, ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो जब आप डिस्कशन करते हैं तो जवाब वहाँ से क्या आता है? हमें एक ही जवाब मिलता है, चाहे हम कोई भी सवाल पूछे। अगर हम ये कहते हैं कि चाइना में हमारे साथ ये ट्रीटमेंट क्यों की जा रही है कि वहाँ पे हमारी पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, हमें UAE के वीजे क्यों नहीं लग रहे, और अब आप इसकी बात कर रहे हैं कि टैक्सेस क्यों लगा रहे हैं, तो एक ही जवाब आता है कि हमने IMF को सेटिस्फाई करना है, हमने अपने लेंडर्स को सेटिस्फाई करना है, हम लेंडर्स के सामने बोल नहीं सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन। लेंडर्स डेफिनेटली डिक्टेट जरूर करते हैं,
لیکن اس کے اگینسٹ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ریونیو انکریز کریں, آپ والیوم پہ کھیلیں. اگر آپ والیوم پہ ٹرانزیکشن زیادہ کریں گے تو اس سے آپ کی انکم انکریز ہوگی. ظاہر ہے. ٹیکسز کو انکریز کرنے سے نہیں ہوگا. دس از کامن سینس, لیکن انفارچونیٹلی یہاں کامن سینس نہیں کام آتا. اینڈ لائک آئی سیڈ, کامن سینس از ناٹ کامن. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب ایک اور چیز بتا دیجیے گا کہ پھر لائک اگر حکومت نہیں سن رہی ہے, حکومت مجبور ہے, آئی ایم ایف کے ہاتھوں ہی کہہ لیجیے, تو پھر ہمارے بزنس مین طبقے کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ لائک کوئی آپشن ہے جس کو اپنایا جائے تو کچھ کاروبار میں ہم دیکھیں کہ کچھ بہتری آ رہی ہو, خاص طور پر یہ جو ہمارا ڈیولپرز کا جو بزنس ہے اس میں کوئی بہتری آ رہی ہو؟ کچھ آپشنز ہیں آپ کے پاس, کچھ تجاویز ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا جو ہو گیا, اس کے علاوہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں سر؟ چند سال پہلے ہی کنسٹرکشن پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا, لوڈ انٹرسٹ ریٹ آفر کیے گئے تھے, مورگیجز آفر کیے گئے تھے لوگوں کو, اور آپ نے دیکھا تھا کہ ہیوج اماؤنٹ آف پیسہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ میں لگ گیا تھا اور لوگ لگا رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپونینشیل گروتھ ہے آبادی کی. 250 ملین کے اگینسٹ آج میں آپ کو گارنٹی ڈیمانڈ بتا رہا ہوں کہ 1415 ملین گھروں کی ریکوائرمنٹ موجود ہے. ہم جتنی بھی بنا رہے ہیں, جتنی بھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ کم ہے, مزید ضرورت ہے, لیکن ہم نہیں بنا پائیں گے, نہ ہم سیل کر پائیں گے, کیونکہ اس ریٹ پہ کوئی خرید نہیں سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کی جو کرنٹ آپ نے جو لوگوں کی سیلریز ہیں اس پہ بھی ٹیکسز لگا دیے, تو اب مڈل انکم والا جو طبقہ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے. از اونلی اپر کلاس, اور اپر کلاس کو آپ ٹیکس کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عام آدمی کے لیے, عام شہری کے لیے کچھ بنا سکیں. Inflation میں it's not just the prices in terms of the food cost, it's also the the implication in terms of the escalation, labor cost میں escalation ہے, آپ کے material cost میں escalation ہے, سارے imports آپ کی ہو رہی ہیں, اگینسٹ ڈالر آپ امپورٹ کر رہے ہیں, تو ڈالر کا ریٹ آپ آج کا دیکھ لیں, 5 سال پہلے کا دیکھ لیں. اب آپ ٹیکس بھی مزید لگا رہے ہیں اسی سیگمنٹ کے اوپر, تو کیا افورڈیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ پھر یوٹیلٹی کاسٹ آپ اپنی دیکھ لیں. سو وی ڈو وانٹ ٹو ورک, ہم ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو کہ ڈیفینیٹلی صرف پیسہ ریل اسٹیٹ میں لگائیں, لیکن آج ان حالات میں کیا ہم انڈسٹری لگا سکتے ہیں؟ جو آج کل ٹیرفس ہیں, ان ٹیرفس پہ ہم سسٹین کر سکتے ہیں کیا؟ گلوبل مارکیٹس میں ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ تو یو نیڈ ٹو گیو اس انسینٹیوز. ہمیں پالیسی دیں ریل اسٹیٹ کی, ہمیں ٹورزم پالیسی دیں, آئی ٹی کے اوپر فوکس کریں, help us enhance our exports and help us cut down our government expenditures. آپ اپنے اخراجات کم کریں, اور جو ادارے ہیں جو بلیڈنگ, جو آپ کے ڈیڈ ادارے ہیں ان کو ختم کر دیں. جو آپ unnecessary سیلریز ان اداروں میں ضائع کر رہے ہیں وہ ختم کریں, تاکہ ہم ڈسپیرٹی کو ختم کر کے بڑی اچھی اور مؤثر تجاویز سردار صاحب آپ نے رکھی ہیں. آئی وش ان پر کہیں نہ کہیں عمل درآمد بھی ہو رہا ہو, تو پھر یہ سارے مسائل جو ہیں ختم ہو سکتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ سردار یاسر الیاس صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے وقت نکالا. کاشف صاحب, میں اب آپ سے ریکویسٹ کروں گی, یہ ساری جو تجاویز دی ہیں سردار الیاس صاحب نے, یہ تو بڑی زبردست ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اگر ان پر عمل درآمد کر لیا جائے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. ایف بی آر کو یہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر آپ بتائیے نا کہ کیوں ان پر عمل نہیں کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتی ہے کہ یہی عقل کل ہے. جو انہوں نے کمٹمنٹ دے دی, جو اسحاق ڈار صاحب نے ان کو سبق پڑھا دیا, جو اورنگزیب صاحب نے سبق پڑھا دیا, اس سے نہ انہوں نے لیفٹ ہونا ہے نہ رائٹ ہونا ہے. اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ سٹیک ہولڈروں کے ساتھ کوئی مشاورت کر لیں, کوئی گفتگو کر لیں. یہ ان کا رویہ ہے, یہ ان کا رویہ آئینی ترمیم میں بھی تھا. پھر اس کے بعد جب ان کو پرابلم آیا تو پھر یہ وکلا کے پاس گئے مشاورت کے لیے, بھلے نام کی مشاورت صحیح. بھائی آپ ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک سیگمنٹ ہے, وہ آپ کو پے کر رہا ہے, آپ کے ساتھ چل رہا ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو بٹھائیں, ان کو بتائیں کہ بھائی ہمارے اوپر یہ معاملہ ہے, ہم نے آئی ایم ایف کو یہ کر کے دینا ہے, ہمارے سے ایف بی آر کی کرپشن کنٹرول نہیں ہو رہی, ہم ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا رہے, ہم لوگوں کے اوپر زور زبردستی یہ سارے ٹیکسز تھوپ رہے ہیں صرف اس لیے کہ آئی ایم ایف کو خوش کرنا ہے. ہم نے وہ انہوں نے کہا ہم نے منو عمل کرنا ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں یہ بڑے اربوں خربوں پتی ہیں, اور ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو یہ چپ کر کے دیتے چلے جائیں گے. 2 سال سے ریئل اسٹیٹ زبو حالی کا شکار ہے, مزید بحران کا شکار ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, راستہ بنائیں, چیزوں کو لے کے چلیں, ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کریں, آپ نے ڈنڈا اٹھایا, اٹھا کے آپ نے تھوپ دیا اور آپ نے نوٹیفیکیشن کرا دیا, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ فورسفلی اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ طاقتور کو پھر ایز آؤٹ کر دیا. طاقتور کو ایز آؤٹ کیسے کیا کہ بڑے شہروں میں آپ نے اس چیز کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا, چھوٹے شہروں میں آپ نے جا کے امپلیمنٹ کر دیا. نہ اسلام آباد کیا, نہ کراچی کیا, نہ لاہور کیا. جہاں جہاں سے آپ کو پتا تھا کہ آپ کو ریزنمنٹ آئے گی, وہاں آپ نے یہ کیا نہیں. اور اس کے بعد دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ انہوں نے کیا, کیوں آپ نے اسلام آباد کو نہیں کیا, کیوں آپ نے کراچی کو نہیں کیا؟ لاہور میں اگر آپ نے کیا تو کیا آپ نے ایکولنٹ کیا؟ آپ نے سرگودا کو کیوں مائنس کیا؟ اصل ایشو یہ نہیں ہے, آپ ٹیکسز لگائیے, پالیسیز بنائیے, لیکن سٹیک ہولڈروں کے ساتھ مشاورت کرنے میں کبات کیا ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ ان کو کیوں نہیں بٹھاتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں, ایف بی آر کرپشن نہیں روکے گا, ٹیکس بڑھائے گا,
اور کہے گا جی دیکھیں ہم نے یہ اہداف حاصل کر لیا. آپ کے اہداف حاصل نہیں ہوئے, ٹیکس نیٹ بڑا نہیں, اٹھا کے پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگا دو. اب اس سے اہداف حاصل نہیں ہوگا تو کسی اور پہ لگا دیں گے. ایف بی آر کا صرف اتنا ہی کام ہے. ہماری کرپشن نہ ثناء اللہ پوچھیے. صاحب. دیکھیں اب اسما ایک تو یہ ٹیکنیکل ایشو ہے, یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے. اس کو بیسکلی کہتے ہیں ڈی سی ریٹ, اور یہ پہلے بھی لاگو تھا. اب اس میں انکریز کیا گیا ہے. جب سیل پرچیز ہوتی ہے کسی پراپرٹی کی, کسی بھی صورت میں کمرشل ہے جو بھی ہے, تو پھر اس کی بنیاد پر جو فیڈرل گورنمنٹ کے یا صوبائی ٹیکسز ہیں وہ اس کی ویلیو کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں کیا گیا ہے یہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک تو ہماری کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں کلیئر کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. کوئی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے یہ ہمارا انجن آف گروتھ ہے. پی ٹی آئی نے کیا تھا نا 17 انڈسٹری, نہیں اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور وہ جناب ان کو انسینٹیو دے دیتی ہے. اب پرابلم یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایشو ریونیو نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں, لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ٹیکسز ایشو نہیں ہے, ہمارا ایشو ہے ہمارے ایکسپینڈیچر. وہ ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہے شہباز شریف کی حکومت, نہ صوبوں کی حکومتیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد جو وفاقی حکومت بنی ہوئی ہے, اتنا بڑا سیٹ اپ بنا ہوا ہے, 500 ادارے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, درجنوں نہیں بلکہ آپ سینکڑوں کہہ سکتے ہیں ڈویژن اور منسٹریاں بنی. ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے صرف اسلام آباد چلانا ہے. پوری دنیا میں چلے جائیں جہاں پاکستان جیسا پارلیمانی سسٹم ہے, برطانیہ میں چلے جائیں, وہاں چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. یہاں 4 وزارتوں کی ضرورت ہے, 4 وزیروں کی, 4 ڈویژن کی, فارن افیئر, فائنانس اور 1-2 اور اکنامک افیئر یا اس قسم کے. باقی صوبے کر رہے ہیں کام. یہ آپ چھوٹے یہ ساری چیزیں جیسے میری بات سن لیں. جی جی ثناء اللہ صاحب. اب ہم ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں. آئی ایم ایف پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سپریس دی ڈیمانڈ. سپریس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ لوگوں کی ختم کر دیں, اور تاکہ جو اکانومی جو ہیٹ اپ ہو چکی تھی اس کو کول ڈاؤن اس لیول پر لے آئیں کہ, اور ہوا بھی ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ابھی جو کچھ اقدامات آئے ہیں اس سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی سخت ہی ختم ہو گئی ہے. آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا, آپ کی ڈیمانڈ کم ہوگی, تو آپ پہ پریشر بلڈ اپ جو تھے, آپ نے آئل امپورٹ کرنا ہے, آپ نے باقی چیزیں امپورٹ کرنی ہے, وہ کم ہو جائے گی. ٹائم تھوڑا سا کم ہے, نوشاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نوشاد صاحب آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ صحیح کیا گیا ہے, اور جس طرح سے بھی ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کیوں نہیں کم کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیے یہ جو ثناء اللہ صاحب نے جو بات کہی ہے, کاشف صاحب نے جو بات کہی ہے, اور ایون سردار صاحب نے بھی جو بات کہی, یہ ساری باتیں درست ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو پرابلم ہمارے ہاں ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کام نہ کریں اور یہ کریں اور یہ نہ کریں. وہ ایک براڈر سینس کے اندر آپ کو ایک فریم ورک دیتا ہے جس کے اندر آپ نے اپنی ترجیحات طے کرنی ہوتی ہیں, اور طے کر کے آپ کچھ چیزیں ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. کچھ چیزوں کی طرف وہ آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں فورس کرتے ہیں کہ یہ مطلب جیسے پراپرٹی اور ایگریکلچر کے ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ جو ٹیکس ہے, یہ جو آپ جس پہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, یہ ڈی سی ریٹ والا معاملہ ہے, یہ ذرا بالکل ڈیفرنٹ ہے چیزیں. ڈی سی ریٹ اور جو آپ کا پرائیویٹ مارکیٹ کا ریٹ ہے, یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے, اور اس کے اگینسٹ جو ٹیکسیشن ہوگی وہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. جو بات ثناء صاحب نے کہی ہے نا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اگر آپ اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتے, آپ اپنے ایس سی اوز جو ہیں ان کو بیچنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ جو ہے جو قرض کی ادائیگیاں ہیں اس کے لیے آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اس کے لیے لون لیتے ہیں, لون ادا کرنے کے لیے لون لیتے ہیں, جس کا نقصان یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کے دہانے پہ جا کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کسی بھی آپ عام آدمی کے بجٹ سے لے لیں یا ملکوں کے بجٹ کو لے لیں کہ آپ اپنے آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا کرتے ہیں. یہ بڑا بیسک معاملہ ہے, اس پہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی دو رائے ہوتی ہیں کہ آپ نے جو توازن ہے آمدن اور اخراجات میں, اب اخراجات جس طرح کے بھی ہیں, چاہے وہ قرض کی ادائیگیوں کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں, یا آپ کے اپنے جو آپ نے الگ تللے پال لیے ہوئے ہیں. یہ جن منسٹریوں کی بات کر رہے ہیں, یہ بات درست ہے, 18ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کی ضرورت محسوس کر لی گئی کہ جی وہ اس وقت کی ضرورت ہے, لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم میں جن وزارتوں کو ڈیوالو ہونا تھا وہ ساری کی ساری وہاں پر ایک اتنا بڑا جسے کہتے ہیں نا سیٹ اپ وہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہاں آج تک ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن اور پرائمری ایجوکیشن کے معاملات طے نہیں ہو رہے. صوبے جو ہیں لا اینڈ آرڈر داخلی معاملات صوبوں کے ہیں, ان کے حوالے کیے جانے چاہیے. وہ اس کے باوجود اتنی بڑی منسٹریاں. ٹھیک ہے, یعنی آپ بھی اس بات سے متفق ہیں محمد نوشاد صاحب کہ اخراجات جو ہیں وہ کم کیے جانے چاہیے ہیں. آپ ہیں, ثناء صاحب ہیں یا کاشف صاحب ہیں, انہوں نے وہی بات کی ہے جس کی جانب سردار یاسر الیاس صاحب نے بھی اشارہ کیا. میں چاہوں گی شراز اسناد صاحب میں آپ سے پوچھ لوں. دیکھیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب فیصلہ کرنا ہو عوام میں
या हुक्मरानों में, तो पिसा जो है वो हमेशा आवाम ही को जाता है। तो फिर हम क्यों ये डिबेट कर रहे होते हैं कि जो हुकूमत को ये चाहिए वो चाहिए, जब कोई सुन ही नहीं रहा इस मामले पे। आसमान गवर्नमेंट के पास राइट है, वो जो मर्जी चाहे डिसीजन ले, मगर बार बार मसला यहाँ पे आता है कि क्या ये सारी जिंदगी या सदाबहार इक़्तिदार में रहेंगे। एक सीट पे बैठने के बाद ये इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि ये इक़्तिदार आर्जी है और इसके बाद किसी और को आना है। जहां तक बात करूं इन टैक्स की, मेरा ये ख्याल है, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं अपने साथियों की राय से, और मैं ये समझता हूं कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने मार्केट में जाते हैं तो दो चीजें कही जाती हैं। नंबर एक, आपको जो प्रॉपर्टी का रेट दिया जाता है वो ज्यादा दिया जाता है, मगर जब बारी आती है रजिस्ट्री करवाने की, डॉक्यूमेंटेशन की, तो कहा जाता है डीसी रेट पे करवाएं, क्योंकि डीसी रेट पे टैक्स कम है। तो इसमें क्या बुराई है अगर एक मार्जिन मार्केट में मौजूद है और उससे लोग गैर कानूनी फायदा उठा रहे हैं, कानून में सकम है, तो क्यों ना फिर उस रेट पे किया जाए जो डीसी रेट है, जिसको बढ़ा दिया जाए, ताकि जो प्रॉपर्टीज का असल वैल्यू है वो जाए। लोग प्रॉपर्टीज की असल वैल्यू तो कई गुना ज्यादा लेते हैं, मगर जब रजिस्ट्रीज की बारी आती है तो वो उस पे जाते हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मसला है कि जो उन्होंने अपना मार्जिन रखना है ना, वो तो उन्होंने उतना ही रखना है। तो भाई जब डीसी इसके रेट में इजाफा होगा तो फिर वो और ऊपर चली जाएगी। पहले ही प्रॉपर्टी वाले ये रोना रो रहे हैं कि अब तो उनके पास कोई गाहक है ही नहीं, कोई खरीदार है ही नहीं, तो फिर इस तरह से रेट्स बढ़ाना तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना सर। तो पॉइंट ये है कि ये प्रॉपर्टी वाले वो रो रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं। सनाउल्लाह साहब पूछना चाह रहे हैं। शराज साहब ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मार्केट बेस होना चाहिए, लेकिन जो रेट है ना, मार्केट में एक बहुत बड़ी रकम को होल्ड किया हुआ है। जो लोग होल्ड करने की पोजीशन में, उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज को रोके रखा हुआ है, और अब जब प्रॉपर्टीज की कीमत नीचे गिर रही है, कैन यू हियर मी और नॉट? जी आ रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है। देखें, कहीं पे भी जब प्रॉपर्टीज को होल्ड किया जाता है तो ना इसको गवर्नमेंट ना प्राइवेट सेक्टर कहीं नहीं करता, क्योंकि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है और खत्म हो जाती है। आज जो प्रॉपर्टीज के रेट, आज से साल डेढ़ 2 साल पहले जो प्रॉपर्टीज के रेट थे, आज उससे 50% नीचे गिरे हुए हैं। और मैं बात कर रहा हूँ बड़ी बड़ी उन प्रॉपर्टीज की जो जिनकी एक्चुअली द पीपल रियली वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस एज वेल, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को कि लोग वहां पे घर बनाएं, घर बनाएंगे तो वो सर्कल चलेगा, और वो पैसा जो उन्होंने स्टक किया हुआ है ये उस प्रॉपर्टी से बाहर निकालें और इंडस्ट्री या दूसरी तरफ लेके आए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये अगर उसमें रेट बढ़ता है और उसके अंदर सकम मार्केट में मौजूद है तो किया जाए। जहां तक बात है, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद का E7 सेक्टर इसमें किया गया है और उसमें पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लगाया गया, जो डॉक्यूमेंट्स में उसमें देख रहा था। दूसरी बात, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और बड़े शहरों का बहुत दफा हो चुका है, ये पहली दफा है कि छोटे शहरों का किया गया है और इस छोटे शहरों को यहाँ पे लाया गया है। नंबर 3 कि इसके साथ साथ जो रिमार्केबल चीज है वो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके बारे में भी कई जगहों पे डिफाइन किया गया, जिसमें खासतौर पे अलीपुर चट्टा का एग्रीकल्चर लैंड है और उसको डिफाइन किया गया कि इसका पर एकड़ यहाँ तक होगा या इसकी ये होगी। इससे पहले एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर मैंने कहीं पे कोई ऐसी रिफॉर्म नहीं देखी। मैं एग्री करता हूँ कि आपको खर्चे कम करने हैं, बाकी सब कुछ करना है, मगर ये एक ऐसा लूप होता है जहाँ पे मार्केट फायदा उठा रही है और गवर्नमेंट को खर्चा नहीं मिल रहा। मैं आप तमाम साहिबान की बात सुन के जो समझू ना, वो ये है कि असल जो चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि हम आवाम भी, जहाँ पर हम टैक्स चोरी कर रहे होते हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ रुपए की खरीदते हैं तो उस वक्त हम जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं, इंतकाल कराने जाते हैं, तो वो हम डीसी रेट पे चाह रहे होते हैं। तो टैक्स चोरी जो है वो भी ज़ाहिर है कि बुरा अमल है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं। जी सनाउल्लाह साहब, शराज की बात ठीक है कि मार्केट बेस नहीं होता और डीसी रेट पे टैक्स लगते हैं, लेकिन जो रेट है इस वक्त टैक्स के, उसमें विद होल्डिंग भी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी प्रॉपर्टीज़ पे है, इनकम टैक्स भी है, एडवांस इनकम टैक्स भी है। तो रेट कम से कम जो है वो मार्केट, ताकि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का भी अगर कोई चीज़ खरीदना चाहता है वो खरीद ले। मैं और आप भी अगर कुछ खरीदना चाह रहे हैं सनाउल्लाह साहब तो हम भी खरीद सके ना, कोई एक टैक्स लगा दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। काशिफ साहब ने जो पॉइंट उठाया। बहरहाल जी ब्रेक ले लेते हैं। जिस तरह से अभी बहुत सारे साहिबान ने बात की कि अपने जो अखराजात हैं हुकूमत को वो कम करने हैं, और कहीं ना कहीं ये सजेशन भी आया है हमारे पैनलिस्ट की जानिब से, हमारे गेस्ट की जानिब से भी, कि बहुत सारे इदारे जो हुकूमत पर बोझ है उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। ऐसा ही एक इदारा, उसकी हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। बात करेंगे हम कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA की, जिसके लिए वाहिद कंपनी ने अपनी बोली जो है वो जमा करा दी है। ज़ाहिर है जहन में ये सवाल उठता है कि वाहिद कंपनी क्यों? ज़ाहिर है बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्टेड थी जब इसको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही थी। तो मैं पहला सवाल जो है यहाँ सनाउल्लाह साहब आपसे कर लूँगी, बाकी लोग कहाँ चले गए सर सारे के सारे? देखिए 6 जो कंपनियां थी वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी बिडिंग के लिए, 5 कंपनियां उसमें भाग गई, और उसकी वजह ये थी, पुल आउट करने का लफ्ज यूज़ करते हैं, मैं भागने का कह रहा हूँ। बेसिकली शराइत जो थी ना वो बड़ी उनको मेरे ख्याल में सूट नहीं कर रही थी। सख्त रखी गई थी, इसलिए मैं बताता हूँ वो शराइत क्या थी। एक तो पहली शर्त ये थी कि जो PIA के एम्प्लॉइज हैं वो 3 साल तक किसी को नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा कहा गया कि $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है PIA में, जो भी
बिडिंग में कामयाब होगा। फिर इसके साथ जो PIA की लाइबिलिटीज़ थी, लोन लाइबिलिटीज़, वो 600 बिलियन तो उन्होंने डाल दी, जो एक कंपनी बना दी थी अलहदा से, होल्डिंग कंपनी PIA। ठीक। लेकिन 200 बिलियन जो है वो इसमें रखे थे, वो इसमें मसला था। फिर नई इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसमें जो मसाइल थे, तैयारे नहीं हैं PIA के पास, 20 तैयारे हैं और मोस्टली ख़राब हैं, उनकी मेंटेनेंस वगैरह है और बड़ी। तो ये इस किस्म की शराइत थी जिससे 5 जो बिडर हैं वो पुल आउट कर गए और सिंगल बिड जो है ब्लू वर्ड का रह गया, जिसको अब ये PIA दे दिया गया है तकरीबन। और वो उन्होंने ये शराइत रिवाइज़ भी करा ली है। मज़े की बात, एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि अब वो 1.5 साल तक किसी एम्प्लॉइज़ को नहीं निकालेंगे। 3 से 1.5 पे आ गए। 3 से 1.5 पे आ गए, और जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो $500 मिलियन से $300 मिलियन पे आ गई है। और बाकी भी, लेकिन ब्लू वर्ड ये कहता है, जो आज हमारी बात हुई थी, वो आए हुए थे सब, जब ये बिडिंग शिडिंग हुई है तो तमाम लोग मौजूद थे, क्योंकि सिंगल बिड पे ये जा रहे हैं। और उनका कहना था कि हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, मजीद तैयारे भी लेके आएंगे। और उन्होंने कहा है कि ये जो इस वक्त एम्प्लॉइज़ हैं 7000, वो कम है, हम इस एयरलाइन को इतना बड़ा लेके जाएंगे कि हमने मजीद एम्प्लॉइज़ रखने हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, क्योंकि ये हम तमाशा देख रहे हैं इस मुल्क में, और PIA को हर साल ना सिर्फ 150 बिलियन से ज़्यादा वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, सरकार अलहदा से पेमेंट करती है। मेरे ख्याल में इन इदारों से जान छुड़ानी चाहिए, तमाम जो जितने भी कमर्शियल इदारे हैं, अगर इस मुल्क को चलना है। जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन ये जान छुड़ाने तक नौबत आई क्यों है काशिफ साहब? बहुत सारे रूल्स। एक बात आसमा, मसला ये है कि हमारी सियासी एलीट, हमारी बाकी एलीट, वो चाहती ही नहीं है इदारे प्राइवेटाइज हो। और जो रिस्ट्रक्चरिंग की कमेटियां बनी हुई हैं, जब उसमें ये जाते हैं ना इदारे, तो ब्यूरोक्रेसी आपकी, आपके पॉलिटिशियन जो वजीर हैं, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, एक लफ्ज पकड़ा हुआ है स्ट्रेटेजी, वो कहते हैं जी स्ट्रेटेजी का, इसको नहीं बेचना। हाँ ना, ज़ाहिर है जिनके खाते खुले हुए वो क्यों चाहेंगे सनाउल्लाह साहब बंद हों? काशिफ साहब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम हुआ नहीं करता। बिल्कुल। ये जो PIA की हालत है ना, ये आज से नहीं है, ये 3-4 साल से ग्रेजुअली PIA को इस नहज पे लेके गए हैं कि इसको बेचने के वक्त हमारे पास एक इस्तदलाल मौजूद हो। एक वक्त था PDM की हुकूमत हुआ करती थी, उसमें एक फवाद साहब हुआ करते थे, बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट, नवाज शरीफ साहब के साथ सर्व किया, बड़े अपराइट और बड़े विजन वाले, और कहा करते थे कि बस हम इसको PIA को डिस्पोज ऑफ करके जा रहे हैं। नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए। इस हुकूमत की ऐसी महारत है, लाजवाब हुकूमत की ऐसी महारत है कि PIA जैसे इदारे को खरीदने के लिए कोई एक के अलावा दूसरी कंपनी आने को तैयार नहीं है। क्यों? इसका मतलब ये है कि या इनकी विल नहीं है और या इनका इंटरेस्ट नहीं है। ये अब क्यों PIA को निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं? अगेन, जिस तरह IMF को खुश करने के लिए प्रॉपर्टीज के टैक्स बढ़ाए गए, जो आप बात कर रहे थे ना, DC रेट्स, ये वो, सर DC रेट लगाएं, कोई एक टैक्स लगा दें। PIA को आप बेच रहे हैं तो PIA से लेके उससे पहले स्टील मिल का क्या हाल किया हमने, ये PIA को बेचे। PIA के बाद ऐसे स्टेट ओन बहुत सारे इदारे हैं जो स्टील मिल की तर्ज पे खड़े हो गए। हुकूमत कोशिश कर रही है, एक फौज जफर मौज रखी हुई है, एडवर्टीजमेंट हो रही है, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन बिड दे रहा है एक कंपनी, और वो भी पाकिस्तान ऑन कंपनी। उसके कंसोर्शियम में कोई इंटरनेशनल कंपनी है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, सनाउल्लाह साहब बेहतर बता सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये इनकी प्रोग्रेस है कि PDM से लेके आज तक फवाद साहब ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड आज भी प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन यकीन ना है तो कंफर्म कर लीजिए कि अलीम खान साहब को ऑफ द रिकॉर्ड कौन दे रहे हैं। सो आपने PIA का जो हाल कर दिया, आज कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इसमें सिर्फ एक काम कीजिए, जो सियासी भर्ती है ना, खुदा का वास्ता उनका रास्ता रोकिए इदारों में। लेकिन वो सारे इदारों में, बिल्कुल आपने सही फरमाया, किसी एक इदारे में नहीं, सारे इदारों में। शराज असनाद साहब, एक तो मुझे ये बताइएगा कि जब काशिफ साहब शेर सुना रहे थे तो आप क्यों मुस्कुरा रहे थे, ये मैं आपसे लाजमी जानना चाह रही हूँ। और साथ ही साथ ये जो अभी इन्होंने पॉइंट सामने रखे हैं खासतौर पर PIA को लेकर, दीगर बहुत सारे इदारे भी तो है ना सर, सिर्फ PIA का ही तो ये हाल नहीं है जिसका सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया, काशिफ साहब ने जिक्र किया। देखिए, मैं ये सोच रहा था कि काशिफ ने कितने टाइम से इस शेर को संभाल के रखा हुआ था और कब का याद रखा हुआ था जो अभी उसने सुनाया। दूसरी, सना ने ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पर्टिकुलरली अबाउट द एसेट डिटेल्स, मगर ये फैक्ट है
कि जो एसेट्स इस वक्त पीआईए के पास हैं वो पाकिस्तान में शायद किसी और इदारे के पास इंटरनेशनली भी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पीआईए अभी चल रहा है जिस भी हाल में चल रहा है। आज भी लोगों ने टोरंटो की फ्लाइट लेनी है तो उन्हें पता है कि दैट्स अ नॉन स्टॉप फ्लाइट विच इज अवेलेबल। अगेन न्यूयॉर्क और बाकी जो भी फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। कई जगहों पे हमने टर्किश एयर के साथ कंसोर्शियम किया हुआ है, ब्रिटिश एयर के साथ पीछे हमने मामला सेटल किए थे। तो पीआईए के पास इंटरनेशनल रूट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज इस बिड में इंटरेस्टेड होंगी, जिसमें शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंपनीज हों जो सब कंपनीज हों, कतर की या एमिरेट्स की या किसी और कंपनीज की। मगर जब मैंने कुछ दोस्तों से जो एविएशन पे काम करते हैं इस पे बात की तो उनका ये कहना था कि जो कंडीशंस रखी गई हैं वो किसी भी सूरत इन कंपनीज के लिए सूटेबल नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि आप एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उन एम्प्लॉयज को निकालेंगे नहीं। कंपनियां ये समझती हैं कि ये एम्प्लॉयज एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हैं और पीआईए की तबाही की जिम्मेदार वो पॉलिटिकल भर्तियां, ये वो सारे एम्प्लॉयज हैं जो ना काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। अगर कभी पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है तो वो एयर लीग आ जाती है, अगर कहीं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो यूनिटी आ जाती है। मुझे नहीं पता पीटीए वाले अपनी को इसमें लेके या यूनियन या नहीं लेके, और वो एक बहुत बड़े प्रेशर हैं जिसमें, और खासतौर पे जो इंटरनेशनल पोजीशंस सारे के सारे स्टेशन हेड्स की हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि कौन कौन किस किस का रिश्तेदार है। और लंदन, यूरोप और बाकी जगहों पे जहां इधर इनका ऑपरेशन चल नहीं रहा, इसी तरह जो हुकूमत के कंट्रोल। लास्टली रिगार्डिंग दिस, देखें ये बदकिस्मती के साथ अगर जो भी इसको स्टार्ट करता है, और मुझे नहीं पता कि व्हाई द ब्लू वर्ल्ड इज सो इंटरेस्टेड बिकॉज़ दे केम इनटू देयर ओन टीवी एंड शोइंग क्वाइट अ लॉट इंटरेस्ट इनटू दिस एज वेल। और वो जो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज भी कम है, मगर ये 55 अरब 70 करोड़ रुपए के खसारे के साथ वो इस कंपनी को स्टार्ट करेंगे और इसको ऑपरेशन लेके जाएंगे। कंसोर्शियम के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है जिसमें आप बाकी प्यारों को लेके आए। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ ना सिर्फ पीआईए बल्कि जो बाकी एयरलाइंस हैं उनके त्यारे भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को तरजीह दे रहे हैं, वहां से उन्हें 4 पैसे बनते हैं। रोजाना कराची की, लाहौर की फ्लाइट देख लें, इस्लामाबाद की कितनी कैंसिल हो रही है और क्या सूरत है। चलिए नौशाद साहब से पूछ लेते हैं ना। नौशाद साहब, अगर एक कंपनी इसको ओन करने जा रही है, कर रही है पीआईए को, तो हमें तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए ना कि ठीक है अब सब सारी चीजें जो है बेहतर हो रही होंगी, ठीक हो रही होंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप निष्कारी कर ही रहे हो तो और आपके अगर लोकल कंपनी उसको खरीद रही है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज जो होंगी या इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स जो होंगे वो अपने फायदे के लिए काम करेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की कंपनी अगर इसको ओन कर लेगी तो वो समहाउ वो पैसा जो है पाकिस्तान में रोटेट होगा, यहाँ के मामलात में बेहतरी आएगी। हमने एमसीबी की दफा भी देखा था और हमने पीटीसीएल की निष्कारी भी देखी है, इतिसलात के साथ मामलात भी देखे हैं। जो हुकूमती सतह पे मामलात होते हैं वहाँ बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी जो बाद में प्रॉब्लमाटिक होती हैं। एक बात। दूसरी बात ये है भाई, अभी तक 80 करोड़ जो डॉलर हैं वो पीटीसीएल की निजकारी के पाकिस्तान को नहीं मिले। आज कितने साल हो गए हैं। जी, इसीलिए कह रहा था कि जो आप एमसीबी में आपको इस तरह की कोई चीज नहीं मिलती। और तीसरी बात यह है कि देखें, ये अभी आपको शिराज असरार साहब ने इतना बड़ा एक फिगर बताया कि इतने करोड़ जो है ना उसके साथ वो अरब रुपए के साथ वो जो है ना वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो देखें बात क्या है। वो कंसोर्शियम है ब्लू वर्ल्ड भी, वो कोई अकेली कंपनी नहीं है। उन्होंने भी एक कंसोर्शियम तरतीब दिया है, उसके अंदर यकीनन बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, हो सकता है इंटरनेशनल कुछ इन्वेस्टर्स भी हों। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि आप मेरे से जब पीआईए की बात करते हैं ना, तो मैंने ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने कहा था कि आप हाथ जोड़े, कोई कंपनी ले रही है उसे हाथ जोड़ के दे दें। ऐसे सोने को क्या करना जो कानों को खाए। ये जो यहाँ बैठ के गुफ्तगू है ना कि इतने एसेट है, उन एसेट्स का मुझे क्या फायदा है सर, मुझे बताएं। मैं जो 6 माह 7 माह 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर 800 अरब रुपया पीआईए को दे दूं, उसमें मेरा क्या कसूर है? जरा मुझे समझाएं। मेरे टैक्स के पैसे से उन लोगों को पैसा क्यों जाए? और ये जिनकी ये बात अभी बता रहे थे कि लोगों की रिश्तेदार जो है वो कंट्री मैनेजर्स हैं, और वो कंट्री मैनेजर होने के नाते जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, जो उनको वो अयाशी कर रहे हैं, वो मेरे और आपके पैसे पे क्यों करें? और ये सियासी जमातों की जो भर्तियां हैं उसका खुमियाजा मैं क्यों भुगतूं? बात ये है कि एक काम आपने एक दफा नहीं 4 दफा ये काम करके देख लिया। नौशाद साहब, ये सियासी भर्तियां जो है ना ये पाकिस्तान के तकरीबन सभी इदारों में हो रही हैं, और फिर इसका खमियाजा जो है ना वो इदारे तो तमाम इदारे निष्कारी उनकी कर दी जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं होता। गवर्नमेंट को इन चीजों से निकल जाए, और हमारी गवर्नमेंट ने तो ये साबित किया है कि वो कोई भी काम एक्चुअली कारोबार करने के लायक है ही नहीं, कोई काम। ठीक है। नौशाद साहब, आपका पॉइंट पहुंच गया। एक और चीज़ जो है, हम ब्रेक ले लेते हैं अपने पैनलिस्ट की इजाज़त से नाज़रीन। और एक और चीज़ हमें डिस्कस करनी है जिस पर आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात जो है वो हो रही है, और वो हो रही है कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी
جو احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں یو کے اندر، ان کے خلاف جو ہے پاکستانی حکومت ایکشن لینے جا رہی ہے اور بہت سخت ایکشن لینے جا رہی ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہمارے سابق چیف جسٹس جب پہنچتے ہیں لندن میں تو وہاں پر کچھ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں. احتجاج جو ہے وہ خاصا ناگوار گزرتا ہے بہت ساری شخصیات کو. ایک تو خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کس طرح سے وہ اپنا چہرہ نیچے کر کے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں احتجاج کرنے والے لوگوں سے، لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، پہلے ہمارے وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا، پھر وزیر داخلہ کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آج ایک اور بیان سامنے آتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی جو شہریت ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی. بہت ہی سخت سٹیپس لینے کی بات ہو رہی ہے. کاشف صاحب کیوں ہو رہی ہے یہ بات، یہ احتجاج کیوں رہا ہے؟ احتجاج تو ہر ایک کا حق نہیں ہے. اچھا ویسے کیا کمال چیز ہے کہ حکومت کو چلانے والے، بات کرنے والے محسن نقوی صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے، نہ ان کی سیاسی جماعت کا کسی کو پتہ ہے، نہ ان کی کانسٹیچوئنسی کا کسی کو پتہ ہے، اور حکومت وہ چلا رہے ہیں. اور مقدمات اوورسیز پہ پاکستان میں بنا رہے ہیں. بھائی جن کے اوپر آپ نے پاکستان میں مقدمات بنائے ہیں پہلے ان کو تو کنکلوڈ کروا لیجئے. تازہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے ڈی چوک پہ ایک احتجاج ہوا تھا، بلوا ہوا تھا، آپ نے احتجاج کیا، آپ نے لوگوں کو پکڑا، ہر چیز ہوئی، اور ان کے مقدمات، بنائے ہوئے مقدمات، آئی جی اسلام آباد کے وزیر داخلہ کے کہنے پہ بنائے ہوئے مقدمات میں سے عدالت ان لوگوں کو ڈسچارج کر دیتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ کہا کہ جی وہ ایک وین پہ جا رہے تھے، پھر حملہ ہو گیا، پھر لوگوں کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر پھر دوبارہ مقدمات ہو گئے. بھائی جن کے اوپر یہاں پہ مقدمات ہیں پہلے ان کا دفاع کر لیں، ان کا استغاثہ بنا لیں. آپ چلے باہر کے لوگوں کو یہاں پہ مقدمات میں کرنے کے. محسن نقوی صاحب کا ایجنڈا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. بھئی اوورسیز پاکستانی نے اگر احتجاج کیا ہے، کوئی چیز ہے، تو آپ ان کو وہاں پہ مقدمات کرائیے نا. یہاں پہ آپ ان کی شریعت کینسل کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. پہلے کبھی آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز بڑے خوش ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیج رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جناب ان کے نیشنلٹی کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک بات بتا دوں، یہ حکومت کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے یہ حکومت کے ساتھ ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یہ کس کے ساتھ ہے، کس کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں. ایک انسیڈنٹ لندن میں ہوتا ہے. یہ تو شاید سبھی کو پتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. کس میں ثناء اللہ صاحب محسن صاحب کی انہوں نے بات کی نا کہ ان کو سوچ لینا چاہیے وہ کس کے ساتھ ہیں، کس پارٹی کے ساتھ ہیں. نہیں دیکھیں، ہمارا سبجیکٹ اس وقت محسن نقوی صاحب تو نہیں ہے، لیکن میں جو ان کی طرف سے جو اقدامات لینے کا کہا جا رہا ہے نا تو وہی ٹاپک بن گئے نا انڈائریکٹلی. برطانیہ کوئی سعودی عرب نہیں ہے کہ مدینہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں لوگوں کے، برطانیہ کبھی بھی اس قسم کے واقعات پر ایکشن مشکل سے ہی لیتا ہے. امریکہ میں، برطانیہ میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ یہاں پر ان کے پاسپورٹ بلاک کر سکتے ہیں، ان کے باقی جو شناختی کارڈ ہیں ان کو آپ بلاک کر سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں بلاک کرنے کی بجائے یہ کوئی اور بھی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. مطلب ہے کہ یہ ہم ایک تماشا بن گئے ہیں دنیا بھر میں، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے اگر ان سیاسی جماعتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے. یہ بالکل بھی آپ کسی طرح بھی کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس قسم کی صورتحال کی کہ آپ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر اس قسم کی حرکت کریں کسی بھی ملک میں. تو یہ باقی جب تحریک انصاف کے لیڈر نکلیں گے تو ان کی جماعت کی طرف سے یہ شروع ہو جائے گا، پتھر مارنے شروع ہو جائیں گے، گولیاں مارنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی اگر یہ نہیں رکا تو اس کو روکنا ہوگا بائی اینی کاسٹ، کسی بھی قیمت پر. اگر یہ نہیں روکا تو نہ دنیا میں ہماری کہیں عزت رہے گی، اور ہم آپس میں یہاں لڑ کے ایک دوسرے کو ماریں گے، اور پھر پاکستان سے لوگ بھاگتے بھی اسی طرح نا. یہاں حالات بھی اس قسم کے ہو گئے ہیں. تو مجھے خانہ جنگی نظر آ رہی ہے اگر اس چیز کو نہ روکا. لوگ تو بھاگتے ہیں لیکن بہت ساری شخصیات جو بہت سارے ایسے کارنامے کرتی ہیں، جیسے مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب چہرہ نیچے کیا ہے اور جو چیزیں کی ہیں. شہراز حسنات صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ کیوں جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے تو ہم ایسے کام کر جاتے ہیں کہ پھر باہر جا کے ہمیں منہ چھپانا پڑتا ہے. تھوڑا سخت ہے سوال لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کو جواب ضرور دیجیے سر. میں تو بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم نے کوئی اچھے اقدام کیے ہوں گے تو فخر سے سر اٹھا کے چلیں گے، اور نہ صرف پاکستان. لگا لیں. کیا کہہ رہے ہیں ثناء صاحب؟ سوری I couldn't hear you. میں کہ آسما کے سوال سے ایسے لگتا ہے ان کو بھی لندن بھیج دیں، یہ بھی وہاں پہ دوڑ لگائیں. میرا پاسپورٹ منسوخ کرائیں آپ. پرابلم یہ ہے بالکل ہم آسما کو بھی لندن بھیج دیں گے، مگر ایشو یہ ہے کہ کیا وہاں پہ انہیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ دیں گے؟
जो पाकिस्तान में भी आप नहीं दे रहे, तो जब आप लोगों को उनका इख्तियार ही देंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट देता है, तो फिर कहीं ना कहीं जहां पे वो समझते हैं, जहां पे रूल ऑफ लॉ है, जहां पे यार इंसाफ है, मतलब है कौन सा राइट आप प्रोटेस्ट कह रहे हैं? गालियां देने की इजाजत दे दें लोगों को? नहीं, मेरी बात सुने, तो क्या फिर ऐसी जजमेंट देने का भी हक है कि आप मुंह उठा के ना नहीं, चल इसको सके आप और गाड़ी के अंदर घुस जाएं? नहीं, शराज साहब, मुझे लगता है कि इसका जवाब ये बनता है सनाउल्लाह साहब को जो देना चाहिए। सनाउल्लाह साहब, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सनाउल्लाह साहब, यहाँ जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, बहुत सारे मामला हो रहे हैं ना, वो अलाउड है? मतलब मैं इसकी किसी तरह भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई इसमें सूरत नहीं है। एग्जैक्टली, तो सनाउल्लाह साहब, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए, अभी काशिफ ने मोहसिन नकवी साहब पे कहा, मैंने कहा सबको पता उनकी पार्टी कौन सी है, मगर पॉइंट यहाँ पे ये है कि ही इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन इस्लामाबाद। मुझे नहीं पता, आप बताइए। काशिफ साहब नाम सुनना चाह रहे हैं। शराज साहब, मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए। इस्लामाबाद हाइट्स, आप लोग किस हालात में वहां पे रह रहे हैं? मेरा तो ख्याल है डाकुओं के लिए भी कंटेनर्स ही लगाते हैं, शायद इसी तरह डाकू इस्लामाबाद आने में बच सके। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो आप थ्रेट्स कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान में तो बच्चों पे थ्रेट कर सकते हैं, उनके वालिदैन को धमकियां देके कि हम इनका मुस्तकबिल खराब कर देंगे और ये बाहर नहीं जा सकते। Remember, it's a London and you can't do that because they are giving their rights to the citizen. हाँ, देखिए, मैं कंडेम करता हूँ कि आपको एग्रेशन और शराज साहब, आखिरी मिनट है, 30 सेकंड्स में मैं नौशाद साहब आपसे चाहूंगी कि आप प्लीज इसको कंक्लूड कीजिएगा। पाकिस्तान नहीं है, वहां पर आप ये नहीं कर सकते, तो फिर आपको ऐसे बयानात देने की, फिर तर्जुमान दफ्तर खारिजा तक से कहलवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है नौशाद साहब? आपको किसने कह दिया है कि वहां कुछ नहीं किया जा सकता? अच्छा। ये आपको, ये कहां से ये इंटरप्रिटेशन आई और ये कैसे इंटरप्रेट कर लिया गया है कि जी वो मुंह छुपाते फिर रहे थे? अगर आप समझिए, फर्ज कीजिए मैं गली से गुजर रहा हूं और आवारा कुत्ते मुझ पर हमला कर दे, तो मैं क्या अपनी टांग आगे करूंगा या अपने आप को बचाऊंगा? तो अगर कोई बंदा उनकी शीशे की तरफ लपकेगा, किसी की गाड़ी के शीशे की तरफ लपकेगा और उसको मारना शुरू करेगा, तो क्या वो अपना सर और मुंह नीचे नहीं छुपाएंगे? ये जो पीटीआई ग्रुपों के अंदर जो इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं या उससे इंस्पायर होकर जो ये हमारे नेशनल मीडिया पे गुफ्तगू की जाती है, इसको समझना चाहिए। देखें, इन प्रिंसिपल तय करने की जरूरत है चीजों को। आप समझते हैं कि ये तरीकाकार एहतजाज का था जो उस दिन वहां किया गया? अगर तो ये एहतजाज का तरीकेकार है, तो ये मुझे किसी दिन वो सारे लोग जो है वो लंदन की किसी अथॉरिटी के खिलाफ करके दिखाएं। आपको पता चल जाएगा कि एहतजाज कैसे किया जाता है और उसका जवाब क्या मिलता है और आपको किसने कहा। वो तो ये लॉजिक देते हैं ना कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो इन लोगों ने किया जब ये इख्तियार में थे, वो ज्यादतियां नहीं हुई उनके साथ, उनकी तरफ से। अगर फर्ज करें कैसे छोड़ दे, कोई इख्तियार में था, किसी ने अपने इख्तियार में क्या किया, इसकी बुनियाद पर मैं वो नहीं कर सकता जो कानूनन जुर्म होगा। मेरी बात सुन लीजिए, वहां के आप जब वहां पे जो कुछ हुआ है उसके बारे में स्कॉटलैंड यार्ड को 9 लोगों के नाम दे दिए गए हैं। उनके खिलाफ जो कार्रवाई कानूनी तौर पर बनती होगी वो की जाएगी, जो भी उसका नतीजा होगा वो अपनी जगह है। यहाँ पर जो मुमकिन है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि इस रवैये को, इस तरीकाकार को, इस एहतजाज के सिलसिले जो रवैया है उसको मजीद प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। अब मामला ये है कि मैं आप सारे लोगों से ये सवाल पूछता हूं, क्या ये तरीकेकार ठीक है कि एक शख्स जिसे दुनिया के अंदर एक बड़ा मुकाम, एक बड़ा एजाज दिया जा रहा हो एक इदारे की तरफ से जो बहुत प्रेस्टिजियस समझा जाता है, कानून में उससे बड़ा एजाज नहीं है भाई पूरी दुनिया के अंदर, और जब आप वो एजाज लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है आप एहतजाज कर सकते हैं, प्ले कार्ड उठा के बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पर हमलावर नहीं हो सकते, उसकी गाड़ी के शीशे को थपथपा नहीं सकते या उसको मार नहीं सकते, पीछे आवाजें नहीं लगा सकते, उसके पीछे भाग नहीं सकते। बात समझने की है, लेकिन बात ये ना नौशाद साहब, ये तर्ज अमल जो है, ये तर्ज अमल जो है बिल्कुल ये जो है ये काबिल मजम्मत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चीजें इस तर्ज अमल की वजह बन रही है ना सर, वो भी काबिल मजम्मत है। कोई भी चीज आसमा वजह बनी हो, देखिए आप मुझे प्रोवोक कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गैर कानूनी काम शुरू कर दूं। कोई भी वजह बनी हो, लेकिन वो भी काबिल मजम्मत है। इसकी बहुत माजरत के साथ होगी। नौशाद साहब, वक्त मेरे पास खत्म हुआ है, ये तो एक लंबी बहस है जो हम कर सकते हैं बहुत टाइम तक, पर आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हुआ है। मंडे को आपसे दोबारा मिलते हैं, बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना।